हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है रूट कॉज फॉर अनस्टेबल मिल ऑपरेशन। जो वीआरएम है उसका ऑपरेशन है, जो रनिंग कंडीशन है उसमें अनस्टेबल किस किस रीजन से होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। वाई स्टेबल ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, मेन टॉपिक है वाई। तो उस पर हम बात करते हैं। तो उसका फर्स्ट है लॉन्गर लाइफ टाइम ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट है उनका लाइफ टाइम लॉन्गर करने के लिए, सपोज गियर बॉक्स, रोलर, वाट एवर इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन वीआरएम, उनका लाइफ टाइम लॉन्गर करने के लिए स्टेबल ऑपरेशन की जरूरत होती है। लो रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स। जो ब्रेकडाउन्स है उनकी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जब हमको जरूरत मालूम ही नहीं है तब भी बंद, किसी रीजन से ट्रिप हो रहा है, मिल बार बार ट्रिप हो रहा है, MTBF जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है वो ज़्यादा है, तो उसको रिस्क को कम करना है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर कम है, सॉरी ज़्यादा नहीं कम है, यानी तो उसको कम बढ़ाना है। MTBF को बढ़ाने के लिए लो रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन से। नेक्स्ट है हायर प्रोडक्शन रेट। जो हमारा प्रोडक्शन रेट है, जो हमारा TPH है मिल का, वो उसको इंक्रीज करना, तो वो हम करेंगे तो उसके लिए हमको स्टेबल ऑपरेशन की जरूरत है। अगर हमारी स्मूथ चल रही है मिल तो उसको हम फीड, सपोज 350 TPH का आपका रेटेड कैपेसिटी है, 350 पे स्टेबल कंटिन्यू चल रही है तो उसको 351 या 352 या 355 तक ले जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे 1 टन भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा पावर कम होता है उसी के रेस्पेक्ट में, तो वो एक अच्छा चीज़ है, हायर प्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी। जो हमारा क्वालिटी, यानी कि जब सपोज हम रो मिल की बात करेंगे तो उसमें 220 माइक्रोन पे 90 माइक्रोन पे रेसिड्यू कैसा रहना चाहिए। अगर सीमेंट मिल की उस केस में बात करेंगे तो 90 माइक्रोन पे रेसिड्यू और 45 माइक्रोन पे रेसिड्यू, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सीमेंट में, तो वो हमको ज़रूरी है, वो हमारे को मिलना ज़रूरी है। अगर हमारा रेसिड्यू बराबर मिलेगा तो हमारी क्वालिटी बराबर आएगी। बाकी उसमें सीमेंट में जो आपका, सपोज सीमेंट है तो उसमें फ्लाई ऐश, लाइमस्टोन, जिप्सम और क्लिंकर, उसका कंपोजिशन भी हमको बराबर होना चाहिए। उसके लिए हमको फीडिंग सिस्टम उसके ऊपर इम्पोर्टेंट रहेगा, बट मिल ऑपरेशन में हमारा रेसिड्यू इम्पोर्टेंट फैक्टर मैटर करेगा। तो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज स्टेबल ऑपरेशन। स्टेबल ऑपरेशन क्या है, हमने वाई मतलब क्यों स्टेबल ऑपरेशन की जरूरत है वो हमने देखा था। व्हाट इज स्टेबल ऑपरेशन, क्या, क्यों और कैसे, ये 3 क्वेश्चन हमको क्लियर करना जरूरी होता है। किसी भी केस में आप कहीं पे भी किसी भी पार्ट में आपकी लाइफ के कर रहे हो तो उसमें ये 3 केस करना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट केस वाई वाला किया, वाट पे हम कर रहे हैं, हाउ भी हमको देखेंगे। लो वाइब्रेशन, अगर हमारा मिल का वाइब्रेशन लो रहेगा तो हमारा ऑपरेशन स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है लोवेस्ट पॉसिबल टॉर्क फ्लक्चुएशन एट मेन ड्राइव। जो मेन ड्राइव का जो किलोवाट है उसका जो फ्लक्चुएशन है वो अप डाउन ज़्यादा नहीं है, और अगर स्टेबल चल रहा है तो वो हमारे लिए एक गुड इंडिकेटर है कि हमारा मिल का ऑपरेशन स्टेबल है। नेक्स्ट है स्टेबल मिल लोड। मिल का जो लोड है वो स्टेबल है, इंडिकेटेड बाय मिल DP। जो मिल को 3 थिंग्स पे मिल ऑपरेशन होता है। मिल DP यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर, इनलेट का जो प्रेशर और आउटलेट का जो प्रेशर है मिल का, उन दोनों का डिफरेंस के ऊपर मिल को चलाते हैं। उसके ऊपर अप डाउन हो रहा है तो फिर उसके बेस पे कट होता है, वो एक होता है। दूसरा होता है मिल ड्राइव किलोवाट। जो मिल का मेन ड्राइव है उसके किलोवाट एक होता है कि इससे ज़्यादा जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक है, वो एक मैक्सिमम हाई वैल्यू पे उसको चला सकते हैं। और एक पॉलिशिस का मिल होता है, ड्यूरल मिल होता है, उसमें हम रिजेक्ट बकेट रिलेटर के लोड के ऊपर मिल को चलाते हैं। तो वो एक केस है, ये तीनों केस में मिल चलाते हैं। ये तीनों अगर स्टेबल चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो हम उसको सपोज 120 किलोवाट पे रिजेक्ट बकेट रिलेटर का ट्रिपिंग है तो वो 115 118 तक चल रहा है, कंटिन्यू स्टेबल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वालिटी सब कुछ ठीक है, तो उसको एक स्टेबल ऑपरेशन बोलेंगे। कॉन्स्टेंट एंड सफिशिएंट एयर फ्लो। जो मिल के अंदर मेन पार्ट करेगा प्रोडक्ट को लिफ्ट करने का और प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए, वो होता है एयर। जो एयर का फ्लो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, वो वॉल्यूम, प्रॉपर वॉल्यूम हमको एयर मिलेगा तो हमको, और प्रॉपर एज वेल एज कॉन्स्टेंट, तो हमको मिल का स्टेबल ऑपरेशन है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे हाउ।
हाउ कैन वी मेजर इट, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारा स्टेबल ऑपरेशन है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है, टॉर्क मेजरमेंट एट मेन रिड्यूसर इनलेट और कंप्लीट रिड्यूसर मॉनिटरिंग सिस्टम। एग्जांपल डायलॉग, डायलॉग एक सिस्टम होता है जो ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है। उसमें जो हमारा गियर बॉक्स है उसका इनलेट में और बाकी भी जो जितनी भी स्टेजेस हैं, जैसे कि एफएलएस का ओल्ड मिल है, तो उसमें हमको प्लेनेटरी गियर बॉक्स ना होके वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज वाला गियर बॉक्स मिलेगा। और अभी वाले में लेटेस्ट मॉडल में प्लेनेटरी गियर बॉक्स मिलेगा। तो वो उसमें डायलॉग सिस्टम से उसको कंडीशन मॉनिटर कर सकते हैं, उसका टॉर्क मेजरमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट वाइब्रेशन सेंसर एट स्टैंडर्ड पोजीशंस, जो ओईएम ने जो सप्लाई में जो दिया है स्टैंडर्ड पोजीशंस, वहाँ पे सेंसर्स, वाइब्रेशन सेंसर लगा के वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करना एक हमको एक इंडिकेशन है हम उसको मेजर करने का। अप्रोप्रिएट मीटरिंग किलोवाट इंडिकेटर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर एट करेक्ट पोजीशन, जो उसका जो भी हम मेजरमेंट के जो इक्विपमेंट लगाएं, इंस्ट्रूमेंट लगाएं, उनका अप्रोप्रिएट होना, प्रॉपर होना, रीडिंग उसकी। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए किलोवाट मेन ड्राइव का किलोवाट, रिजेक्ट बैक्टीरिया का किलोवाट, फीड बेल्ट का किलोवाट, और प्रेशर, इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर, और टेम्परेचर, जो इनलेट में एयर का टेम्परेचर, आउटलेट में एयर का टेम्परेचर, मटेरियल टेम्परेचर। कई बार हम मटेरियल का टेम्परेचर भी देखते हैं, क्योंकि अगर मटेरियल का टेम्परेचर आउटलेट में कम आ रहा है, मतलब उसकी फीड कम आ रही है, उसमें हाई मॉइस्चर का मटेरियल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखनी होती है। उसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो मिल का ऑपरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रीशियस एयर फ्लो मेजरमेंट, प्रोमेकॉम एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे हमको प्रेशर, उसका प्रोसेस एयर फ्लो को मेजरमेंट करते हैं। तो प्रेशर होना है, प्रीशियस यानी कि शुद्धतम, अच्छा प्योर होना, मतलब हमारा जो करेक्ट मेजरमेंट होना। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है प्रोमकेम, प्रोमकॉन, उससे हम प्रोसेस इसका मेजरमेंट करते हैं। इंडिकेटर फॉर अनस्टेबल ऑपरेशन, अनस्टेबल ऑपरेशन का क्या क्या इंडिकेटर्स है। फर्स्ट, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पे बात करेंगे। इसमें दो कंडीशन है, फाइन शेकिंग केस और द बिग स्टोन्स हिट्स केस। दो केस है, मिल में जो मटेरियल आ रहा है फीडिंग के लिए वो फाइन आ रहा है या कोर्स आ रहा है, उन दोनों केसेस में देखेंगे। फर्स्ट केस है हाई वाइब्रेशन का, फर्स्ट केस है टू मच फाइन इन फीड, जो फीड का जो मटेरियल आ रहा है वो बहुत फाइन आ रहा है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन आएगा। टू लो एयर फ्लो, जो उसका एयर फ्लो, उसमें जो मिल्क का जो एयर फ्लो आ रहा है वो कम है। सपोज कम है तो क्या है, जो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए एयर फ्लो की जरूरत है, वो अगर वही कम है तो मटेरियल कम लिफ्ट होगा, कम लिफ्ट होगा तो टेबल पे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो वो आपका वाइब्रेशन में रिफ्लेक्ट करेगा। टू ड्राई मटेरियल, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई, जो उसमें अप्रोप्रिएट मॉइस्चर होना चाहिए मटेरियल में, उससे ही बहुत कम मॉइस्चर का मटेरियल है, तो उससे क्या है कि वो इजीली लिफ्ट हो जाएगा, और लिफ्ट होने की वजह से आपका क्या है, जो टेबल है वो खाली रहेगी। टेबल अगर खाली रहेगी तो रोलर और टेबल का कॉन्टेक्ट आएगा, उसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होगा। टू फाइन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत फाइन जा रहा है, तो उसके केस में भी आपको वाइब्रेशन आएगा। इनएडिक्वेट सेटिंग्स ऑफ हाइड्रोलिक्स, जो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है उसका इनएडिक्वेट सेटिंग है, यानी कि उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा रख दिया या कम रख दिया, उन दोनों केसेस में भी आपको वाइब्रेशन का आएगा चांसेस। कॉजेज हाई वाइब्रेशन टू, सेकंड कॉज क्या है, टू कोर्स फीड, जो उसमें आ रहा है, जो उसका सपोज रोलर का जो डायमीटर है उसका 5% डेमरिंग होता है, डेमरिंग से उसका अपना प्रोडक्ट का जो फीड आ रहा है उस मटेरियल का परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से उसकी साइज आती है। तो वो परसेंटेज के बेस से उससे ज़्यादा का अगर आपको आ रहा है, डेमरिंग कितने की है उसके हिसाब से वो सारी कैलकुलेशंस होती है, उससे ज़्यादा का आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम करेगा। वो ज़्यादा बड़ा पत्थर आ गया तो वो रोलर के बीच में ग्राइंड होने में प्रॉब्लम करेगा। इनएडिक्वेट फीड पीएचडी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा फीड में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है, बड़े हैं ज़्यादा, या उसमें जो सपोज 15 का हमारे को पार्टिकल चाहिए, मैक्सिमम पार्टिकल हमको 50 का चाहिए, और बट हमारे को जो मैक्सिमम पार्टिकल साइज आ रही है वो 20 का, 25 का आ रहा है, तो इनएडिक्वेट है। हमको जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा का आ रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। लार्ज रॉक्स इन फाइन मैट्रिक्स, जो 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 फीड मेटल आ रहा है उसमें बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। टू लो फीड रेट, जो उसका फीड रेट है वो बहुत कम है, जो उसकी सपोज 350 टीपीएच का उसमें 250 ही मेटल चला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन आएगा।
नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन इज टू लो फीड, बहुत कम फीड का कारण से आता है। इसमें एक ट्रेंड दिया गया है, उसमें मेन ड्राइव का ग्रीन कलर है और मिल पावर ऑफ मिल फीड का ब्लू कलर दिया है। इसमें दिखा देखेंगे तो आपको मिल का मेन ड्राइव कम हो रहा है तो उसका फीड भी कम हो रहा है, तो फीड का पावर भी कम हो रहा है, तो ये दोनों चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका क्या 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 रीजन हो सकते हैं फीड कम होने का? फिन बिट ब्लॉकेज एग्जाम्पल इनिक्वेटेड, जो आपका जो बिन है वो चौक हो गया, जाम हो गया, उससे मटेरियल नहीं आ रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है या आपका गीला माल आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आएगा। कई बार रेन में होता है कि वो उसमें जाके बिन में जाके जो उसका फीड बिन है उसमें जाके सेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से साइड में वॉल कोटिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। फीडर स्टॉपेज एग्जाम्पल है रॉन्ग इंटरलॉक, कुछ गलत इंटरलॉक डाला है जिसकी वजह से आपका जो फीडिंग सिस्टम है वेब फीडर है वो स्टॉप हो रहा है, या उसका फीडर का डिस्चार्ज टूट जाम हो गया उसकी वजह से, या उसमें उसके जो फीडिंग बेल्ट है उसमें हमारे को क्या मेटल मेटल डिटेक्टर आ गया, तो उसकी वजह से भी कई बार ट्रिप होता है, तो वो सारी रीजन की वजह से हो सकता है। स्टॉप ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल, जो उसका जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सपोज हो सकता है कि आपका जो गेंट्री है वहां से आपका फिन बिड के लिए जो माल आ रहा है उस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, या बिन फीड से मिल के फीड में जो सिस्टम है वेब फीडर और फीड बेल्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हुआ तो उसकी वजह से लो फीड आएगी, यानी कि फीड में फ्लक्चुएशन होगा, तो ये सारे रीजन होते हैं वाइब्रेशन के। इंडिकेटर ऑफ अनस्टेबल ऑपरेशन मिल लोड, मिल का लोड का जो अनस्टेबल ऑपरेशन है उसका क्या इंडिकेशन है? इसमें देखो पिंक कलर में मेन ड्राइव पावर दिखाया गया है, बकेट एलिवेटर पावर ब्लू कलर में दिखाया गया है, सेपरेटर स्पीड दिखाया गया है, और आपको मिल फीड दिखाया गया और मिल डीपी दिखाया गया। ये 5 इंडिकेटर इसमें दिए गए हैं, आप इसमें देखेंगे तो एक वेरी हो रहा है तो सारे एक साथ में वेरी हो रहे हैं, तो ये ही रीजन होता है कि अगर हमारे जो सारे पैरामीटर वेरी हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा फीड पे इफेक्ट होगा, और हमारा फीड स्टेबल नहीं है तो हमारा जो पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा और हमारा क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आएगा। तो मिल मेन ड्राइव एंड बकेट एलिवेटर पावर आर गुड इंडिकेटर फॉर अनस्टेबल ऑपरेशन, जो हमारा अनस्टेबल ऑपरेशन उसका गुड इंडिकेटर है मिल का मेन ड्राइव किलोवाट और बकेट एलिवेटर किलोवाट। कई बार में डीपी भी उसका इंडिकेटर होता है, गुड इंडिकेटर डीपी हो सकता है, आपका मिल का आउटलेट टेम्परेचर हो सकता है, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन। अगर टेम्परेचर कम चल रहा है मतलब आपका हाई मॉइस्चर का मटेरियल आ रहा है, या एयर का जो एयर आ रही है इनलेट में, मिल के इनलेट में वो एयर का टेम्परेचर कम है, वो सारे इंडिकेशन है, छोटे छोटे इंडिकेशन को हम देखेंगे तो उसको ऑपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। मेन रिड्यूसर इनलेट टॉर्क कोरिलेट विथ वेल विथ मेन ड्राइव किलोवाट, जो रिड्यूसर है उसका टॉर्क है वो अपना मेन ड्राइव का किलोवाट से कोरिलेटेड है, यानी कि उसका जो टॉर्क है वो सेम वेरी करेगा, क्योंकि वो बहुत उसमें ओनली कपलिंग है, उसके अलावा तो दोनों ही सेम ही चीज है, तो उसमें ये गुड इंडिकेशन है उसका मेन ड्राइव किलोवाट का। अनस्टेबल ड्राइव पावर ऑफ्टन कॉज बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन की वजह से मेन ड्राइव का पावर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इनएडिक्वेट कंट्रोल, जो हमारा इनएडिक्वेट कंट्रोल मतलब जो हमारा जो फीडिंग सिस्टम है, जो हमारा ऑपरेशन है वो इनएडिक्वेट है, नहीं उसको जो हम चला रहे हैं उसको प्रॉपर हम नहीं कर रहे हैं, तो वो है। नो ऑटोमेटिक कंट्रोल लूप्स, जो सपोज हमारा मेन ड्राइव से फीड कट होना, या हमारा रिजिक बकेट एलिवेटर से फीड कट होना, या हमारा डीपी से फीड कट होना, तो वो कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और सर्वर प्रोसेस प्रॉब्लम, प्रोसेस की भी कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जो सीसीआर में ऑपरेशन कर रहा है बंदा, वो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रोसेस का, कैसे क्या कब क्या एक्शन लेना है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। हमारे जो सपोज कई बार क्या होता है कि किलन से जो हॉट एयर आ रही है वो उसमें प्रॉपर नहीं आ रही है, हमारा हॉट गैस जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कई बार हॉट गैस जनरेटर से हम हॉट गैस यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो प्रोसेस से रिलेटेड है, उनको हम ध्यान नहीं दिया तो उसमें भी हमारे को प्रॉब्लम आएगा। इनएडिक्वेट सेटिंग ऑफ डैम रिंग हाइट एंड हाइड्रोलिक प्रेशर, जो डैम रिंग का हाइट होता है उसको हम सपोज ओईएम ने दिया है, वो डिज़ाइन के हिसाब से दिया, उसको हम कम करते हैं कई बार, तो वो कम किया है तो उसके ऊपर इन्हें इन्हें उस ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो आपको वाइब्रेशन देगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डैम रिंग हाइट कम करेंगे तो मेन ड्राइव का लोड कम होगा, मेन ड्राइव का लोड कम होगा तो पावर सेविंग है, उस छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए। बट
उसको ज़रूरत से ज़्यादा कम कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर का सिस्टम है, वो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम है। उसका एडिक्वेट यानी कि एक प्रॉपर होना, तो उस सब के लिए स्टडी करना पड़ेगा उसको बार-बार, तब जाके उसमें हमको रिजल्ट मिलेगा। इंडिकेटर ऑफ अनस्टेबल ऑपरेशन क्वालिटी, क्वालिटी के लिए जो हमारा टारगेट है, सपोज 90 माइक्रोन पे 11 टू 14 रेसिड्यू है परसेंटेज, तो उसके लिए नो, उस अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या है, कोज हाई प्रोडक्ट रेसिड्यू फ्लक्चुएशन से। नो मिल एयर फ्लो कंट्रोल, जो मिल के जो अंदर एयर फ्लो आ रहा है वो कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। सपोज हमारा जो एयर फ्लो हमारे को रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो क्या होगा, जो उसमें मेटल लिफ्टिंग कम होगा, मेटल लिफ्टिंग कम होगा तो आपका क्वालिटी में इश्यू आएगा। नो डिस्ट्रीब्यूशन एयर कंट्रोल, जो हमारे को ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो उसको मेटल लिफ्ट ज़्यादा होगा, और उसको मिल का जो टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए आउट पे 100+ वो नहीं हो रहा है, 100-105 तक हमने मेंटेन करना चाहिए, बट हम उसको कम मेंटेन कर 90-95 आ रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है उसकी, उसमें या ज़्यादा आ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ों को रिसर्कुलेशन हमको देख के उसका टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं, बट रिसर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। नो ऑटोमेटिक मिल कंट्रोल लूप्स और कंट्रोल, जो हमारा मिल के लिए जो कंट्रोल सिस्टम दिया गया है ऑटोमेटिक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो उसकी उसमें भी प्रॉब्लम आता है। कंक्लूजन, इस वीडियो का पूरा का जो कंक्लूजन है उस पर हम बात करेंगे, ये छोटे से पॉइंट है उनको हम देखेंगे तो हमारा जो वाइब अनस्टेबल का जो रीजन है वो हमको आइडेंटिफाई हो सकता है। ए स्टेबल मिल ऑपरेशन करेक्टराइज्ड बाय फ्लो लो फ्लक्चुएशन ऑफ द, जो ऑपरेशन है वो स्पेसिफाइड किया जाता है लो फ्लक्चुएशन इन पैरामीटर्स का। मेन ड्राइव एब्जॉर्ब पावर, जो मेन ड्राइव का जो पावर है उसके ऊपर वाइब्रेशन एंड क्वालिटी, ये तीनों में अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो हमारा जो मिल चल रहा है वो बहुत स्टेबल और स्मूथ चल रहा है। ये 3 इंडिकेशन मेन है। द मेन प्री रिक्वेस्टेड आर, जो इसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो 3 पैरामीटर को पाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमारा एक पिलर है हमारा, उसको एक्सीलेंट होना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीड पार्टिकल साइज, जो उसका जो पार्टिकल से फीड में जो मटेरियल आ रहा है उसका पीएचडी प्रॉपर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस डिफिशिएंसीज, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना और एलिमिनेट करना, प्रोसेस में जो कमियां उनको ख़त्म करना, ये एक चीज़ है। वेल ट्रेंड कंट्रोल रूम ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है स्टेबल ऑपरेशन में। उसको नॉलेज, अगर उसको परफेक्ट नॉलेज है तो वो आपको मिल को पैरामीटर को देख के आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है सून, उसको देख के एक्शन लेगा तो वो हमारे को मिल का ऑपरेशन प्रॉपर आएगा। ऑटोमेटिक मिल कंट्रोल, जो मिल का जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक जो भी पैरामीटर से जो कंट्रोल लूप्स दिए हैं, इंटरलॉक्स दिए हैं, वो ऑटोमेटिक एक्ट होना, अगर एक्टर नहीं हो रहे हैं तो ऑपरेटर के लिए भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज़ को वो हर समय कंट्रोल नहीं कर पाएगा एज ए ह्यूमन बींग, बट ऑटोमेटिक मशीन किया तो ऑटोमेटिक होना। सेकेंड कंक्लूजन है, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, लास्ट पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे each plant must carry out a detailed investigation of the main stock causes of VRM, जो VRM कभी भी बंद होती है तो उसका क्या रीज़न है, उसको कंप्लीट डिटेल हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जैसे जैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक रिपोर्ट बनाई, उसमें हमको क्या कंक्लूजन मिला, नेक्स्ट टाइम अगर सेम रीज़न से स्टॉपेज हुआ तो उसमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो ऐसे हम कंक्लूजन निकाल के उस रीज़न को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, और उस रीज़न को ख़त्म कर दें तो हमारा मिल का जो ऑपरेशन है वो स्टेबल होगा। फ्रिक्वेंट प्रोसेस ऑडिट एंड ऑप्टिमाइज इन से मस्ट, जो डैमरिंग का हाइट है, उस फीड का पार्टिकल साइज है और वियर मॉनिटरिंग है, ये सारी चीज़ों को हमको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना है, ऑडिट करना है, जिससे कि हमको प्रोसेस में हमको बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट बेसिक कंट्रोल लूप्स फॉर एयर फ्लो एंड टेम्परेचर कंट्रोल मस्ट बी इंस्टॉल ऑन पीएलसी, जो पीएलसी सिस्टम है उसमें एयर फ्लो का और टेम्परेचर का बहुत ज़रूरी है इंस्टॉल करना। प्रेशर है, क्योंकि एयर फ्लो आएगा तो उससे हमको इनलेट और आउटलेट प्रेशर हमको मालूम चलेगा, टेम्परेचर है तो प्रेशर और टेम्परेचर और किलोवाट पावर, ये 3 चीज़ें हैं, अगर इन गुड है तो हम स्टेबल ऑपरेशन कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।